मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इंडिया की है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। 29 लाख जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। बट इंडिया का जो बजट है डिफेंस का वो एज कम्पेरेटिव टू यूएस, चाइना, जो इंग्लैंड है उनके कंपेरेटिवली बहुत लो है। जो अपनी इंडियन पॉपुलेशन है 1.34 करोड़ की, उसको डिफेंस करने के लिए 29 लाख लोग जो है डिफेंस अपने इंडिया के चारों तरफ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, वो लोग अपने इंडियन बॉर्डर्स को सेफ गार्ड कर लिए। ये हो गया अपना जो ग्राउंड फोर्सेस की जो पॉलिटिक्स है उससे डिफेंस के लिए। बट जो एक्चुअल पॉलिटिक्स जो जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी जो है खेल रहे हैं वो एक्चुअल जियो पॉलिटिक्स। हाँ, एस जयशंकर के बारे में बताया तो वो फॉरेन मिनिस्टर है और अभी देखा जाए तो बहुत सुर्खियों में चल रहे हैं, ना ही इंडिया में लेकिन फॉरेन में भी इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट है आज बहुत ही बोल्ड आ रहे हैं और सभी फेवर है कि वो जो भी बोल रहे हैं सबके सामने। जैसे यूरोपियन कंट्रीज बता रहे थे कि क्यों आप लोग फेवर नहीं ले रहे आइदर यूक्रेन आइदर रशिया की ओर, क्यों आप न्यूट्रल रह रहे, तो उनका क्लियर स्टेटमेंट था कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, मुझे मेरा इंडिया का इंटरेस्ट देखना है, जहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है वहाँ पे मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे ये चीज नहीं देखनी। क्योंकि वेस्टर्न पावर्स ऐसे थे ना कि यूरोप में कुछ हो रहा है, यूरोप के आसपास हो रहा है, तब वो पूरी यानी दुनिया में फैला दे कि हमें सपोर्ट करो, हमें ये चाहिए, हमें सिंपैथी दो। और जब यहाँ पे इंडिया के साथ इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, साउथ ईस्ट नेशंस में जो चल रहा है उनके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं, वो तब तक वो सोए रहते हैं वो लोग। तो आई थिंक एस जयशंकर का ये जो पॉइंट है वो बहुत ही वैल्यूएबल है और इन्होंने बार बार न्यूज में आके जब भी कोई किसी ने क्वेश्चन आर्ग्यू किया है इंडिया के अगेंस्ट तो ये चीज बयां की है। ह्यूमन राइट कमीशन जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आता है वो सिर्फ तभी काम करना चालू होता है जब यूरोपियन कंट्रीज में अगर कुछ मास डिस्ट्रक्शन या तो फिर मास मसैकर या तो इस टाइप से कुछ होता है तो उस टाइम पे वो एक्टिवेटेड होते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो। बट अगर वही चीज़ अगर इंडिया में हुई है, अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई मर रहा है या हमारे नॉर्थ ईस्ट बंगाल की तरफ कोई मर रहा है तो उस टाइम पे ह्यूमन राइट कमीशन सोया होता है। तो ये एक्चुअली पॉलिटिक्स है। हाँ, मीन्स हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि तुम अगर वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन से पूरा वर्ल्ड का देखो, ना ही तुम्हारा वेस्टर्न साइड्स का देखो। सिंपल है, अभी जैसे ताइवान में जो चाइना जो अग्रेशन दिखा रहा है कि ये ताइवान हमारा हो जाएगा, जापान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखा रहा है, तो तब यूएस सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस डिफेंस अपना उधर है यूएस का कि और उनका इंटरेस्ट भी है। और जहाँ यहाँ पे देखे कि चाइना वर्सेस इंडिया जो हो रहा है तब मेजर नेशंस जो बैठे रहते और जबकि दिख रहा है भाई चाइना ने क्या क्या किया है। सिंपल है भाई, कोविड ला के दे दिया, पूरा वर्ल्ड को तबाह कर दिया, अब वो थोड़ा झेल रहा है। और इसी से एक और चीज है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा नाम सजेस्ट करते हैं वैसे अभी जो स्टेटमेंट दे रहा है, अभी जो न्यूज आ रही है WHO का, वो आई थिंक बायस्ड हो रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट आया था कि साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहां पे 20 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी एक इंडियन मेडिसिन पीने से। और ये चीज WHO ने खुल के बोल दी कि ये इंडिया की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे, वो ठीक तरह से अपना ब्यूरो स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं कर रहा। जब इंडिया ने ये न्यूज पढ़ी और जब उन्होंने रिसर्च किया तब पता चला कि ना ही इंडियन मेडिसिन से उन लोगों की डेथ हुई है। और तब जाके जब रिसर्च किया गया, पूछा गया सवाल, तब वो कंट्री ने भी बोला कि हमें तो पता नहीं, हमने जस्ट ऐसे आर्ग्यू रेस किया था कि शायद ऐसा हो सकता है। उज़्बेकिस्तान। और यही तो WHO तब चुप बैठ गया, यानी वो पूरी न्यूज तब गई। वहां के गवर्नमेंट ने बोला कि शायद हमें लगा कि हो सकता है, हमने ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये इंडिया ने किया है। तब जाके WHO ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, बट वो कुछ बोल भी नहीं रही है। तो WHO के पास अगर पावर्स है तो उनको ठीक तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। रिसर्च करो फिर बताओ। और ये क्या है कि इंडिया अभी जैसे उभर रहा है, इंडिया की जो मेडिकल सेक्टर इतने कोविड के बाद इतना ग्रोथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स आ रहा है। अब आप नहीं मानोगे बट जो यूएस की फाइजर है और चाइना की जो वैक्सीन वगैरह जो थी, चाइना की वैक्सीन प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से कोविड में फिर से ग्रोथ हुआ है क्योंकि जो वो वेरिएंट है उसे काउंटर नहीं कर पा रहा है उनकी वैक्सीन। जो फाइजर जो यूएस की कंपनी जो थी उसके मैंने कुछ आर्टिकल्स 2-3 पढ़े तो उसमें ये बता रहे थे वो लोग कि वो मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट हो रहा था कि लोगों को हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे थे और उनकी डेथ हो रही थी। यूएस में जो फाइजर जो कंपनी है उसकी वजह से, जो वैक्सीन है उसकी वजह से, तो उसके काउंटर में
जो अपनी इंडियन कंपनीज है, तो उसका ब्लैक मार्केटिंग सेल हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। जो अपनी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उनकी चाइना में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और ये भी चीज़ है ना कि जब चाइना ने ये बनाया था वैक्सीन, तो WHO ने आई थिंक अप्रूवल दे दी थी, खुल के बोला था कि हाँ तुम ये मेडिसिन ये वैक्सीन ले सकते हो। जबकि इंडिया का जो कोविशील्ड, तो हाँ कोविशील्ड और ये सब जितने भी वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन, उस पर बहुत आई थिंक डिले कर दिया उन्होंने अप्रूवल देने में। WHO भी बोला कि इतना सेफ नहीं है, उतना ये वो है। जबकि इंडिया ने अपने ब्यूरो स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ा के रखे हैं, यानी वो स्ट्रांगली रेकमेंड करती है, स्ट्रांगली प्रोसेस से गुजरती है, उसके बाद ही दूसरे कंट्रीज में सप्लाई करती है। और कोविड के टाइम पे इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन वैक्सीन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया को इतना मतलब अप्रिशिएट किया था इस फेवर की वजह से कि कोई कंट्री उन्हें प्रोवाइड नहीं करी थी वैक्सीन, बट इंडिया प्रोवाइड कर रही थी। कई जगह हमने डोनेशन भी किया है। तो यही है जियोपॉलिटिक्स में अगर इंडिया को ऊपर जाना है तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो मुझे लगता है अब से कुछ 5 से 10 साल और चलेगा। जो आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस है इंडिया का, इन्फोसिस या जो टेक जायंट्स है, TCS वगैरह जो है उनका IT सर्विस कंपनीज, उसके अल्टरनेटिव में और एक चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो जो एक मेजर पॉइंट है इंडिया का, जो अपने खुद का प्रोडक्शंस बिल्ड करके एक्सपोर्ट करे, वो चीज़ जो है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। और इस चीज़ को जियोपॉलिटिक्स दबाना चाहेगा। मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, USA है, जो मेजरली डोमिनेट चाइना है, ये जो है अपनी कंट्रीज को सप्रेस करना चाहेंगे कि ये जो है इंडियन इकोनॉमी अपलिफ्ट ना हो। जापान जो है अपना करीबी फ्रेंड है, इजराइल जो है अपना करीबी फ्रेंड है, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है इंडिया में कि इंडिया का ग्रोथ हो जाए। अभी ये जो ईरा है 1 से 2 जो ईरा है 2030-2040 तक इंडिया का ईरा है। बहुत ही डोमिनेंट चीज़ें करने वाला है इंडिया। स्पेस वॉर है, स्पेस के बारे में अगला पॉडकास्ट जरूर रहेगा। हाँ, तो ये बात तो सही है कि अभी हमने जो स्टेप रख दिया है, कदम रख दिया है कि मेजर कंपटीशन में डिफेंस की तरफ देखे, सभी एक्सपोर्ट, फूड एक्सपोर्ट की तरफ देखे, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की तरफ देखे। और एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकती है। चाइना को एग्जांपल पे देख लो कि 90s में चाइना ने जो कारनामा किया था उसकी वजह से अभी उसको फ़ायदा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी में वो चल रहा है। और आई थिंक ये चीज़ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया वीट प्रोड्यूसर में टॉप पे आता है, राइस प्रोड्यूसर में, शुगर प्रोड्यूसर में टॉप पे आता है, लेकिन कंजप्शन में भी उतना ही आगे है। मेजर कंजप्शन अपने इंडिया में हो जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो आई थिंक इस पर इंडिया को और ध्यान देना चाहिए। और मेरा एक क्वेश्चन है आपको क्या लगता है वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनीज कौन सी है, आप मुझे बता सकते हैं? वर्ल्ड की जैसे IT सेक्टर में तो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। इसकी वैल्यूएशन कुछ बता सकते हैं? वैल्यूएशन आई थिंक एप्पल की $2 ट्रिलियन के आसपास है, जो अपनी ऑलमोस्ट GDP के आसपास है। ठीक है, अब इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है आपके हिसाब से, क्या लगता है? आई डोंट थिंक, अभी तक तो मैंने सुना नहीं है सर। अच्छा, आपने नहीं सुना? मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो जियोपॉलिटिक्स खेलती है, इसकी वैल्यूएशन है 10 ट्रिलियन। किसकी कंपनी है? 10 ट्रिलियन। चाइना की बात तो नहीं कर रहे ना? नो, इट्स अ इन्वेस्टमेंट फर्म जो US बेस्ड है। उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक की वैल्यूएशन इतनी है कि वो पूरी एक कंट्री के पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स को हिला सकते हैं। ठीक है, क्या आपने सोचा है कि एप्पल से भी बड़ा कोई है? अभी तक तो नहीं सुना था कि भाई 2 ट्रिलियन में जिंदा है, 2.5 ट्रिलियन, लेकिन 10 ट्रिलियन इट्स अ मैसिव थिंग यार। जो US की इकोनॉमी है, जो 22 या 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसकी हाफ ऑफ द इकोनॉमी ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो खुद संभालती है। ठीक है, तो आपको ये नया पॉइंट बता देता हूँ। ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, ये सब इन्वेस्टमेंट फर्म्स है। ठीक है, इन लोगों का हर एक कंपनी में अपना अपना शेयर होता है। तो कोई भी
कोई भी कंपनी ले लो उनमें उनका शेयर है। वो चाइना में भी एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना की पॉलिटिक्स है, उसे अलाउ करती है, क्योंकि वो चाइना की इकोनॉमी में पंप कर रहे अपना पैसा। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी अगर कोई चीज है वो है ब्लैक रॉक, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है यूएस बेस्ड। और वैनगार्ड है जो इंडिया में भी, वो लोग जो है, आपने इनका कभी नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ही जो है एक्चुअली मीडिया को पूरा कवर करते हैं, ये ओन करते हैं ना। 90 to 80% जो मीडिया जो है वो ओन करती है वैनगार्ड। और शायद ये चीज भी है कि क्यों न्यूज में नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बना रही, इन्वेस्टमेंट कंपनी सर, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा लोग को नहीं पता। मुझे तो नहीं पता, आपको अगर पता है तो कमेंट डाउन में जरूर बताइए क्या, और कुछ ऐसी रिलेटेड न्यूज आपको पता है तो प्लीज कमेंट डाउन मिलो। वैनगार्ड, ब्लैक रॉक जो एक्चुअल जियो पॉलिटिक्स को खेलती है, ठीक है, नई चीज है। और इस पे से इन्वेस्टमेंट से याद आया कि मेजर अमाउंट अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत अफेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन शेयर मार्केट पे। जैसे अभी बीच में जैसे वॉर हुआ, उसके बाद बहुत सारा अमाउंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हटा के यूएस ने ले लिया, यानी यूएस इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने खुद खींच लिया यहाँ से। तब हमारा शेयर मार्केट है जो बहुत ज़्यादा हिल गया था। लेकिन अभी इंडिया ने प्रूव कर दिया बहुत सारी डील्स करके, बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें करके, और वापस वो चीज़ अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वापस आ रही है, अपने फंड्स में वापस आ रही है। और ये जो न्यूज़ होती है ना, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, जैसे मैंने बताया कि WHO ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इसके वैक्सीन अप्रोप्रिएट नहीं था, उससे बहुत फर्क पड़ता है, इंडियन कंपनीज को बहुत फर्क पड़ जाता है। और इस तरह से और एक बात कर सकते जियोपॉलिटिक्स में कि मेजर एनर्जी क्रूड ऑयल के बारे में हम बात कर सकते हैं कि क्या क्रूड ऑयल कैसे कोई इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, कैसे कम कर सकता है, कैसे ग्रीन एनर्जी आने वाले जो दशकों है, डिकेड्स है, उसमें वो क्या डिफरेंशिएट कर पाएगा। अरब कंट्रीज है वो शिफ्ट कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इकोनॉमिक फील्ड्स में। जैसे कतर है, कतर ने होस्ट किया है इस साल का फीफा, उन्होंने 200 बिलियन स्पेंड किया है वो फीफा होस्ट करने के चक्कर में। काउंटर किसे कर रहे हैं? दुबई को काउंटर करेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी जो क्रूड ऑयल शिफ्ट हो रहा है, अभी मोस्ट ऑफ ज्यादा फोकस लोग कर रहे हैं अभी ग्रीन एनर्जी पे, तो आने वाले 10-15 ईयर्स के बाद क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज हो जाएगी कि उससे वैल्यू जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कतर ने भी सोचा कि हमारे बगल वाले दोस्तों ये सब कर रहे तो हम भी क्यों ना करें। तो 10 साल पहले उन्होंने बीट जीत ली थी फीफा के लिए, और 10 साल के अंदर उन्होंने 8 नए स्टेडियम्स बना दिए, और वो भी एयर कंडीशनर वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल के बने हुए। और ये चीज है कि अभी फीफा तो खत्म हो गया, तो उसके बाद उनको क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट इन सेंस कि वो वहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस करा सकते हैं, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, वो एक इकोनॉमिक उनका वो हो जाता है बेनिफिट, प्रॉफिट मेकिंग मशीन। क्या पता आगे जाके ओलंपिक भी उधर हो जाए। एक बार इंडिया अगर ओलंपिक होस्ट करे तो ये बहुत हाँ, तो ये चीज पे यानी इंडिया ने रिसेंटली डिस्कस किया है गवर्नमेंट ने कि हम स्टेट्स में जो वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम्स है वो बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रैक्स है वो बनाएंगे, ताकि आगे जाके अगर फीफा होस्ट करना हो, ओलंपिक्स होस्ट करना हो तो हम कैपेबल हो सके। और इंडियन गवर्नमेंट आई थिंक ये चीज़ बहुत ध्यान से सीरियसली ले रही है, और ये एक अच्छी बात है कि मेजर इकोनॉमी को ना एक तरह से कॉन्सेंट्रेट ना रख के डाइवर्सिफाई करो, स्पोर्ट्स में डाइवर्सिफाई करो, ग्रीन एनर्जी में जो वन वर्ल्ड वन सोलर जो थीम निकाला है कि हमारा जो सोलर प्लांट्स है सब इंटरकनेक्टेड ग्रिड रखो, 1 ग्रिड 1 सोलर आई थिंक, और वो ग्रिड हम कनेक्ट करेंगे अंडरग्राउंड केबल से सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज को, वहां से जाएगा साउथ अफ्रीका में। आई थिंक एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट लाया है गवर्नमेंट में, और ये हमने पहला स्टेप लिया है। आई थिंक उसके लिए हेड्स ऑफ। बहुत सही पॉइंट है। और दूसरा देखा जाए तो अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो इलेक्ट्रिक तो चल रहा है इंडिया में, बहुत सारी अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रही है, टाटा है, बहुत सारी अदर कंपनीज ला रहे हैं। तो ये देखा जाए तो नितिन गडकरी ने और एक चीज बोली थी, ग्रीन हाइड्रोजन।
ग्रीन हाइड्रोजन पे अभी मेजर फोकस किया जा रहा है। और अभी रिसेंट 2 दिन पहले न्यूज आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने भाई बजट अनाउंसमेंट कर दिया है 19,000 करोड़ का, स्पेशली फॉर बिल्डिंग हाइड्रोजन प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। प्लस पॉइंट हो सकता है, बूस्टर यानी बहुत है कि ऐसा ना हो कि आगे जाके अपने थर्मल पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, कहीं ना कहीं कोई एक मेजर डिफेक्ट हम अभी नहीं देख रहे, वो आगे जाके देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स जो है, जो नॉइस आते हैं उसको हार्मोनिक्स बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, तो वो इफेक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन के भी ऊपर रिसर्च चल रही है, अपनी बहुत सारे प्लांट्स आने वाला है। और अगर ये हुआ कि अपने पास 2 ऑप्शन है इंडिया के पास, तो इंडिया एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे पहले कदम ले लिया हाइड्रोजन की तरफ, हम रिसर्च भी चालू कर दिए, तो अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे होगी दूसरी कंट्री से। टेक्नोलॉजी और ये है जो खनिज पदार्थ बताते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, यस, नेचुरल रिसोर्सेस। हाँ, तो इसमें भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आने वाले टाइम में। लास्ट पॉइंट ये है कि जियोपॉलिटिक्स का जो मेन पॉइंट होता है वो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया बिलोंग करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री को। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है यूरोपियन नेशंस, कनाडा, यूएस है। जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज है रशिया है, चाइना है, जापान है, ब्राजील है, यूरोप। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इंडिया है, अरब कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है। तो इस तरह से वर्ल्ड डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ये है जो जियोपॉलिटिक्स इस तरह से मैटर करती है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी मैटर करती है, डेमोक्रेसी भी मैटर करती है, लिटरेसी पे मैटर करती है, लिटरेसी भी मैटर, और पॉलिटिक्स पे सबसे ज्यादा मैटर करती है, फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, और जो कंट्रीज के पर्सनल इंटरेस्ट होता है उस पर मैटर करती है। और ये चीज़ आई थिंक बेस रहेगा आने वाले टाइम में भी, कितना भी टाइम हो जाए। लोग पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, ब्रेक करेंगे। सभी कंट्रीज का यही चीज़ है। और चाइना के भी आगे जाके बहुत इश्यूज होने वाले हैं। आई गेस मुझे तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान थोड़े टाइम में टूट जाएगा। हाँ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स इतने डाइवर्सिफाइड है और टेररिज्म ऊपर से, तो उनको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीज़ है कि इंडिया के जितने भी यूथ्स है, जितने भी स्टार्टअप्स है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है एक्सपोर्ट्स में। और अगर आपके पास भी कुछ आइडिया है तो चालू कर दीजिए स्टार्टअप और बेनिफिट कीजिए इंडिया को। अगर वर्ल्ड में किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव होते तो वो है इंडिया। कुछ अप्रॉक्स $80 बिलियन का रेमिटेंसेस जो अपने इंडियन से फॉरेन में रहता है, जो इंडिया को जो वेल्थ है सेंड करता है। फर्स्ट नंबर पर इंडिया है, सेकंड पर चाइना है। तो ये सारे बेसिकली द पीपल हु लव द कंट्री द मोस्ट। यस, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, हेल्प करते रहो। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए। अगर आपको कुछ फीडबैक नहीं है और अगर कुछ नई चीज़ें बतानी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अबाउट इट। छोटा सा बूस्ट मिलता है, हमें बूस्ट मिलेगा, हमें फीडबैक मिलेगा कि हम कैसे इम्प्रूव करें। और ये वीडियो इतना ही है कि हमारे पास जितना नॉलेज है हम शेयर करें, और अगर आपके पास भी नॉलेज है तो आप भी शुरू हो जाइए। चलो, इसी के साथ मिलते हैं अगले वाले पॉडकास्ट। टेक केयर।